तो हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। आप सभी का स्वागत है अरिविहान पर, जहां हम आपकी पढ़ाई को बनाते हैं बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा मजेदार। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं हमारे सभी विषयों के माथे की बिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी, और इसी हिंदी सब्जेक्ट के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकने की संभावना है। यानी इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे वो सारे अध्यायों से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं। और देखेंगे कि कैसे उनका अच्छे से उत्तर लिख करके और किस तरह से उत्तर लिख करके हम हमारी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, इस लेक्चर की, और देख लेते हैं पहला चैप्टर जो हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। और वो पहला चैप्टर होने वाला है हमारा काव्य बोध का अध्याय क्रमांक 1, आत्म परिचय एक गीत, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित बहुत ही शानदार दो कविताएं जिसको हमको देखना है। इसमें हम देख रहे हैं प्रश्नोत्तर जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर बात नहीं की है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या की, क्योंकि वो एक ऐसा कुआं है कि वो कहीं से भी आ सकता है। बहुत ज्यादा इसमें कोई प्रायिकता नहीं होती है कि इस बार किस कविता की लाइनें दे करके आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखने के लिए कह दिया जाए। इसलिए हम जितनी कविताएं यहाँ पर देख रहे हैं उनसे आने वाले प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। अगर हमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखनी है तो अरिविहान ऐप पर मेरे सारे लेक्चर्स डले हुए हैं जिसमें आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने आपको पूरे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के नोट्स भी दे रखे हैं मेरे वीडियो लेक्चर के बाजू में ही। वहां से आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर के प्रश्नोत्तर जो इंपॉर्टेंट है, संभावित है कि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, कवि ने अपने परिचय में स्वयं को कैसा बताया है? तो बात करेंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने परिचय को देते हुए उन्होंने कहा है कि जो उनकी वाणी है वो बहुत ज्यादा शीतल है पर उनके जो शब्द है उसमें आग है। तो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके से उदाहरण दे करके विरोधाभास वाली स्थिति पैदा की है और कवि ने अपने परिचय को बताया है। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? यहाँ बात की जा रही है चिड़िया के उन बच्चों की जो अपने माता पिता के लिए वेट कर रहे हैं, जो अपने माता पिता का रास्ता देख रहे हैं कि वे सुबह से निकले हुए हैं अपने घोंसलों से और हमारे लिए खाने की तलाश करके हमारे लिए खाना लेकर के आएंगे। और तब इस चीज का बहुत अच्छा और मार्मिक चित्रण किया है किन्ने? हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की, आत्म परिचय कविता का क्या संदेश है? और ये बेटा इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये शीर्षक कैसा है, इस कविता से आप क्या समझते हो, इसका क्या आशय है, या फिर इस तरह का प्रश्न आता है कि इसका संदेश क्या है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा आपको कि आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पढ़े एक बार, कविता एक बार पढ़े, तो आपको इन क्वेश्चंस के जो है आंसर कहीं से याद करने रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पढ़ लेते हैं तो वहां पे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। तो आप किसी भी उत्तर को अपने भाषा में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने जीवन को सामान्य कहकर क्या सिद्ध करना चाहा है? जब बात करते हैं हम आत्म परिचय कविता की, तब हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने जीवन का चित्रण किया है और कहा है कि वो दुनिया की भीड़ भाड़ से अलग रहना चाहते हैं, वो दुनिया के ऐशो आराम से, माया से, मोह से, सबसे दूर रहना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। कुछ इस तरह के शब्दों में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, आत्म परिचय में कवि ने सफलता और असफलता को किस दृष्टि से देखा है? जब बात करेंगे हम इस कविता की, जब हम इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह आत्म परिचय कविता में जो कवि है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने अपनी सफलता और असफलता के बारे में क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं तर्कों को आपको लिख देना है। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न उत्तर है
और इसी तरह के जो अन्य चैप्टर से आने वाले, अन्य अध्याय से आने वाले प्रश्न उत्तर है, वो आपकी परीक्षा में 2 या 3 मार्क के लिए देखने मिलते हैं। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से कम 4, 5, 6 लाइनों में मार्क कितने मिलने वाले हैं, उस हिसाब से अपने प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा अत्यधिक लिख के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी से अपने समय का उपयोग करना है अपने परीक्षा के दौरान। चलिए, अब देख लेंगे अब देख लेंगे अध्याय क्रमांक 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अब अध्याय क्रमांक 2। हमारे जो पतंग है, अशोक धनवा साहब की ये प्यारी सी कविता, इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है कि पतंग कहानी में लेखक ने पतंग के माध्यम से क्या संदेश दिया है। बेटा, बहुत ही शानदार कविता है, अशोक धनवा बहुत ही महान कवि है, उनके द्वारा लिखी गई कविता। और इस पतंग कविता में अशोक धनवा जी ने अपने उन फीलिंग्स को, यानी अपनी उन भावनाओं को बताया है, अपने बचपन की यादों को संजोया है। और जब वे देखते हैं कि बच्चे भाग दौड़ करके पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ाने का मौसम आ चुका है, तो इसी चीज के बारे में हमें इस प्रश्न के अंतर्गत लिखना है कि आखिर अशोक धनवा जी ने पतंग कविता के माध्यम से किन भावनाओं को टच किया है या किन भावनाओं को आपके सामने रखा है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो है कपास शब्द किसके लिए और क्यों प्रयुक्त किया है। जब बात कर रहे हैं हम पतंग कविता में, तो एक बहुत ही विशेष शब्द को बहुत ही विशेष तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो है कपास। अब मैंने लेक्चर के दौरान भी बताया था कि कपास लोकल लैंग्वेज में रुई को या कॉटन को कहा जाता है। ठीक है, अब ये कपास शब्द के किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो पतंग उड़ाते हुए या पतंग को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, उन चीजों के लिए कपास शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की, कि लेखक ने पतंग और बालक के मनोभावों का वर्णन कैसे किया है। यहाँ पर प्रश्न 2 प्रकार के दिए गए हैं कि लेखक ने पतंग और बालक के मनोभावों का वर्णन कैसे किया है, यानी कैसे पतंग और बच्चों को कंपेयर किया है एक दूसरे के साथ में, और यह कहानी पाठकों को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ये जो कंपैरिजन है बच्चों का और पतंग का, वो उस कहानी को या उस कविता को पढ़ने वाले को कैसे प्रभावित कर रही है, हमें ये लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4। पतंग पाठ में भाषा और शैली की विशेषताएं क्या है, इस पाठ के प्रभाव पर क्या असर पड़ता है। और बेटा, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा मुख्यतः, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो ये देखना चाहते हैं कि भाषा पे आपकी कितनी समझ है। इसलिए कभी कभी ऐसे प्रश्न किसी भी कविता से या किसी भी कहानी से ले लिया जाता है, और इस तरह का एक ना एक प्रश्न बनना स्वाभाविक होता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पतंग पाठ में या पतंग कविता में भाषा और शैली किस प्रकार है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अशोक धनवा जी की भाषा और शैली की, या उस कविता में दिए गए उनके वृत्तांत की, कि किस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। वैसे तो इस कविता में सरल भाषा एवं खड़ी बोली का प्रयोग किया है, साथ ही तद्भव और तत्सम शब्दों का भी इन्होंने बहुत ज्यादा उपयोग किया है। अब बात करेंगे शैली की, तो शैली यहाँ पर आपको देखने मिलती है, वात्सल्य से भरपूर शैली है, उसके बाद सौंदर्य से भरपूर शैली है। तो इस प्रकार के मार्मिक चित्रणों के लिए वात्सल्य और सौंदर्य का प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया है। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की, कि पतंग कहानी में चिड़िया और पतंग के माध्यम से कौन सा संदेश दिया है। अब यहाँ पर जैसे हमसे प्रश्न पूछा गया था कि पतंग और बालकों में क्या संबंध बनाए गए हैं या संबंध बताए गए हैं, वैसे ही पतंग और चिड़िया में भी संबंध अशोक धनवा जी ने बहुत ही शानदार तरीके से चित्रित किया है। तो उस के बारे में आपको इस प्रश्न में लिख देना है। अब चलेंगे अगले हमारे पाठ की ओर, अध्याय क्रमांक 3, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो ये जो कविता है बेटा, इससे देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कविता के बहाने में लेखक ने किस प्रकार कविताओं की बात की है या किस प्रकार की कविताओं की बात की है। जब आप देखते हैं इस कविता को, तब ये समझ में आता है कि जो कवि है वो क्या कर रहे हैं, इसी कविता में अन्य कविताओं की व्यंगना कर रहे हैं या उनको क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं। यानी अलग अलग तरह की कविताओं के बहाने उन्होंने ये बताया है कि कविता के बहाने जो कवि होते हैं वो किस तरह के
चित्रण को प्रस्तुत करना चाहते हैं या किस तरह की कविताएं बनाकर लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो इस हमें प्रश्न में क्या लिखना है, उसी तरह की बात लिखनी है कि कविता के बहाने में जो लेखक ने बातें कही है अन्य कविताओं के बारे में, उन सब चीजों को हमको यहाँ डिटेल में लिखना है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की, बात सीधी थी पर शीर्षक का क्या आशय है। मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किसी भी एक चैप्टर के, किसी भी एक अध्याय के या आपके शीर्षक को लेकर के आपसे सवाल कर लिया जाता है कि इस शीर्षक को रख करके इस पाठ में क्या बताया गया है। तो इसको हमें बहुत ज्यादा डिटेल में देख लेना है और आपको लेक्चर्स में मैंने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में समझाए हैं और किस तरह आपको लिखना है ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की, कि कविता के बहाने में लेखक ने कविता और समाज के बीच किस संबंध की बात की है और इसे समझाइए। जब बात की जाती है कविता के बहाने इस कविता की, तब बात की जाती है उस तरह की कविता की जो अन्य कवियों द्वारा लिखित कविताओं और जो जन समूह है या जन सामान्य है या समाज है उनसे संबंध की बात की जाती है। अब यहाँ पर हमें बहुत डिटेल में ये लिख देना है कि इस कविता में, यानी कविता के बहाने वाली कविता में, लेखक ने कविता और समाज के बीच में किस तरह का संबंध बताया है, किस तरह कोई कविता समाज को प्रभावित करती है या उसके कैसे लाभ मिल सकते हैं और कैसी हानियां हो जाती है, ये इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, बात सीधी थी पर पाठ के शीर्षक का औचित्य स्पष्ट कीजिए। यह पाठ जीवन के किस यथार्थ को उजागर करता है, ये बताइए। तो यहाँ पर वही बात जो कविता के बहाने शीर्षक के लिए दी गई है, उसी तरह का प्रश्न यहाँ पर आ गया है, बात सीधी थी पर, जिसको हमको क्या बताना है कि इस शीर्षक के लेकर के या इस शीर्षक को लेकर के उस कवि का क्या औचित्य है, क्या वो संदेश समाज को देना चाहते हैं, इस प्रकार का हमको उत्तर लिखना है। चलेंगे अगले चैप्टर की ओर, अगले अध्याय की ओर, और अध्याय है हमारा 5, ऊषा। ठीक है, अब बात करेंगे इस पाठ से आने वाले कुछ प्रश्नोत्तरों की। तो पहला प्रश्न इसी क्रम में बन रहा है कि उषा कविता में उषा का चित्रण किस प्रकार किया गया है। अब जब बात करते हैं हम उषा चैप्टर की या उषा अध्याय की या उषा अध्याय में आने वाली कविता की लाइनों की, तब हमें पता चलता है कि उषा यानी जो सुबह है, जो सूरज निकलने के पहले या सूरज की किरणें इस आसमान में आने के पहले का जो चित्रण है वो इस कविता में किया गया है। और इसमें यही चीजें बतानी है आपको इस प्रश्न के अंदर कि उषा कविता में उषा का चित्रण आखिर किया कैसे गया है, किन किन चीजों का उदाहरण लेकर के इसमें चित्रित किया गया है, कि कैसे आसमान का रंग नीला या स्लेटी दिखाई दे रहा है, कैसे सूर्य की किरणें लालिमा लेकर के निकल रही है। तो इस प्रकार के चित्रों का वर्णन आपको इस उत्तर में करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, उषा कविता में कवि ने प्रकृति के कौन कौन से रूपों का चित्रण किया है और उनका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, इस चैप्टर के संदर्भ और प्रसंग भी देखे थे, तो उस लेक्चर में भी हमने देखा कि आखिर उषा कविता में कवि के द्वारा प्रकृति का चित्रण कितने अच्छे तरीके से, कितने मार्मिक ढंग से किया गया है। तो उन्हीं चीजों को हमको इस उत्तर में लिख देना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस कुछ चीजों का, जो जिन चीजों का उदाहरण उस कविता में दिया गया है उनको रख करके अपना उत्तर बना लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3, उषा कविता में उषा की तुलना किससे की गई है। अब ये उषा की तुलना की किससे गई है ये आपको डिटेल में बता देना है और आपको मार्क मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जितने सारे प्रश्न हैं ये हमें 2 और 3 मार्क के लिए देखने के लिए मिलते हैं हमारी परीक्षा में। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की अगले अध्याय की ओर, अध्याय क्रमांक 6 जिसका नाम है बादल राग। अब बात करेंगे इस चैप्टर की आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो इस चैप्टर से हमें देखने मिलते हैं कुछ इस प्रकार के प्रश्न। बादल राग कविता में कवि ने बादल के राग को किस तरह जीवन के भावनात्मक पहलुओं से जोड़ा है। बहुत ही मार्मिक कविता है जहां पर समाज के उस तबके का चित्रण किया गया है या उस तरह के लोगों का चित्रण किया गया है जहां पर बहुत ही ज्यादा गरीबी, जहां पर असहाय लोग देखने के लिए मिल रहे हैं और कैसे जो कुछ अमीर तबके के लोग हैं वो गरीबों को दबाने का कार्य करते हैं, किस किस तरह से वो अपना
ये दुर्व्यवहार करते हैं, उस चीज के बारे में हमें इस कविता में देखने मिलता है। तो बात करेंगे बादल राग कविता में कवि ने बादल के राग को किस तरह के जीवन के भावनात्मक पहलुओं से जोड़ा है। तो कवि कहते हैं कि जो बादल है जब आएंगे तो ये एक तरह की क्रांति लाएंगे, और जब जो गरीब असहाय लोग हैं वो क्या होंगे, वो ताकतवर हो जाएंगे और फिर समाज में अच्छे से जी पाएंगे। कुछ इस तरह से आपको लिख देना है उत्तर, और बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आपको उत्तर चाहिए तो आपको मिल जाएंगे मेरे लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बादल राग कविता में बादल के राग का व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वही चीज कि जब बादल आएंगे तो क्रांति आएगी, है ना। तो इस प्रकार की क्रांति जो आने वाली है उसका चित्रण आपको यहाँ पर लिख देना है और आपको मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, चलेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। बादल राग कविता में कवि ने बादल को किस रूप में प्रस्तुत किया है, कवि ने इसके माध्यम से क्या संदेश दिया। अब यहाँ पर दो प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जिनको हमको बहुत ध्यान से अपने शब्दों के साथ में यहाँ पर लिखना है कि बादल राग कविता में कवि ने बादल को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर 2-3 लाइनों में उसका उत्तर लिखना है। उसके बाद कवि ने इसके माध्यम से क्या संदेश दिया है वो आपको उत्तर लिखना है। तब जाकर के आपका ये उत्तर पूरा होगा और आपको मार्क पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर और हम आ चुके हैं अध्याय क्रमांक 7 पर, कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये बहुत ही शानदार कविता है, सुंदरकांड से ली गई कुछ पंक्तियां हैं जो हमें पाठ के रूप में दी गई है। ठीक है, अब बात करेंगे लक्ष्मण मूर्छा वाले चैप्टर से आने वाले प्रश्नों की। तो लक्ष्मण मूर्छा में कविता में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम की स्थिति का वर्णन कीजिए। जब लक्ष्मण बाण लग करके क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और भगवान राम के पास में उनको सही करने का कोई तरीका नहीं होता है, तब वे बहुत ही ज्यादा शोकग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण जो स्थिति का चित्रण यहाँ पर आपको देखने मिलेगा उसको ही आपको लिखना है अपने उत्तर में कि किस तरह वो चिंतित हो जाते हैं, किस किस तरह की चीजें सोचने लगते हैं। इन सब चीजों को आपको इस उत्तर में लिखना है। ठीक है, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, राम का विलाप कविता में कवि ने राम की मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिति का किस तरह चित्रण किया है। पहला और दूसरा बहुत ही मिलता जुलता सा उत्तर आएगा, पर यहाँ पर अपने शब्दों के साथ खेल करके आप इस उत्तर को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। लक्ष्मण मूर्छा कविता में राम का अपने भाई लक्ष्मण के प्रति असीम प्रेम और समर्पण को किस तरह प्रस्तुत किया है। तो जब भाई मूर्छित हो जाते हैं, भाई लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो भगवान राम जो है अपने बड़े भाई की तरह कैसे सोच रहे हैं, किस प्रकार ये सोच रहे हैं कि आप मेरे छोटे भाई हो, आपकी माता को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और इस तरह की बातें जो है वो आपको लिख देनी है और आपको मार्क मिल जाएंगे। देखो ज्यादा इसमें दिमाग और जोर लगाने की जरूरत होती नहीं है। इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है जो मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्याएं बताई है, उसी में से आपके पूरे प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए ज्यादा फोकस करें कि आप संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के भावार्थ वगैरह देख पाए, ताकि आपको इन प्रश्नों पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। जब आपको कहानी और कॉन्सेप्ट याद होता है तो आप प्रश्नों के उत्तर अपने मन से बहुत ही आसान भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगले अध्याय की ओर जो है आपका अध्याय क्रमांक 8, रुबाइया। फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखित ये लाइनें, ये कविता जो उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का मिश्रण है, और ये एक तरह का छंद भी है जिसको देख करके हमें पता चलता है कि जो भाषा हिंदी की छोटी बहन है उर्दू, उसमें भी कवियों ने किस तरह का चित्रण किया है। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं अब इस पाठ से आने वाले हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, रुबाइया कविता में प्रेम और सौंदर्य के विषय पर कवि का क्या दृष्टिकोण है। अब बेटा बात की जाए अगर रुबाइया की, तो रुबाइया एक तरह का छंद होता है जिसमें प्रेम और सौंदर्य की बात की जाती है। जिस प्रकार हम यहाँ छंदों में प्रेम और सौंदर्य के लिए बहुत ही सुंदर चित्रण कर लेते हैं, वैसे ही उर्दू में
या उर्दू के आपके काव्य में क्या होता है, रुबाइया छंद का प्रयोग किया जाता है, जहां पर प्रेम, सौंदर्य, प्रेमिका इत्यादि की बात की जाती है। तो अब यहाँ पर हमें प्रश्न देखने मिलता है कि रुबाइया कविता में प्रेम और सौंदर्य के विषय पर कवि का क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 दिख रहा है कि रुबाइया में कवि ने जीवन के बारे में क्या विचार व्यक्त किए। तो रुबाइया कविता में जीवन के बारे में बहुत सुंदर विचार और बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। उस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको लिख देने हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 दिख रहा है, रुबाइया में कवि ने शराब का प्रतीक के रूप में उपयोग क्यों किया है। बेटा जब बात की जाती है ना प्रेम और सौंदर्य की, तब यहाँ पर कवियों के बीच में देखने मिलता है कि शराब को अपना प्रतीक बना करके या शराब के नशे को अपना प्रतीक बना करके कैसे सौंदर्य का चित्रण किया जाता है। जिस प्रकार हमारे हिंदी कविता में या हिंदी जगत में हरिवंश राय बच्चन जी देखने मिलते हैं हमें, जो शराब या नशे को अपना केंद्र बिंदु बना करके सौंदर्य का वर्णन करते हैं, इस जगत का वर्णन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर रुबाइया कविता में भी आपको आपके गोरखपुरी जी द्वारा शराब को केंद्र बिंदु में रख करके और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसको आप देख लीजिए और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। चौथा प्रश्न बोल रहा है, रुबाइया में कवि ने शराब और मस्ती के प्रतीक के माध्यम से जीवन के अस्थिर और आनंदपूर्ण स्वरूप को कैसे दर्शाया है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, पर यहाँ पर शब्दों की थोड़ा सा खेल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर शराब के साथ साथ आपको व्याख्या करनी पड़ेगी मस्ती की। उस शराब के पीने के बाद में जब आदमी मदमस्त हो जाता है, उस मस्ती की बात करनी पड़ेगी। और आपको जीवन के आनंदपूर्ण स्वरूप को कैसे दिखाया गया है फिराक गोरखपुरी जी द्वारा, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहा है, रुबाइया में कवि ने ज्ञान, अज्ञान और आत्मज्ञान के विषय में क्या विचार व्यक्त किए हैं, ये बताना है। यहाँ पर बात 3 पॉइंट्स को है, ज्ञान, अज्ञान और आत्मज्ञान। इन बातों की इन चीजों की बात की गई है। इनको बहुत आसान भाषा में, इनको एक एक लाइनों में भी आप अगर उत्तर लिख दोगे तो आपको मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे गद्य खंड वाले अध्याय, यानी अब शुरू करेंगे कहानी, एकांकी, निबंध जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। इसी क्रम में हम देखेंगे अध्याय क्रमांक 10 जो है भक्तिन। बहुत ही शानदार कहानी है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित। इससे आने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो आपको बता देना है बेटा, इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए मैं ज्यादा अच्छे से आपको ये बताऊंगा कि आप कृपया अपने किताब में दी हुई कहानी एक बार पढ़ लीजिए। जब आप कहानी समझ करके पढ़ लेते हैं, तब आप किसी भी प्रश्न का बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं और अपनी भाषा में उत्तर दे सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा कि एक एक बार आप वो सारी कहानियां, 4-5 कहानी हमें दी गई है, 4-5 कहानियां पढ़ ले तो बहुत ज्यादा अच्छा आपके लिए हो जाएगा और उत्तर लिखने में बहुत ज्यादा अच्छी मदद मिल जाएगी। उससे क्या होगा कि उत्तर आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आप अपनी भाषा में अपने सुविधा अनुसार इनके उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। यानी पूछा गया है सवाल कि भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। यानी महादेवी वर्मा की बात कही गई है कि महादेवी वर्मा कह रही है कि जो भक्तिन है, जो उनकी असिस्टेंट थी या जो उनके साथ रहा करती थी, उनके बारे में बताया है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उसमें दुर्गुण भी बहुत सारे हैं। तो इस बात को उन्होंने क्यों कहा ऐसा, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था। आप जब ये कहानी पढ़ते हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित, तब आपको पता चलता है कि जो भक्तिन है उसका असली नाम भक्तिन नहीं है, उसका असली नाम होता है लक्ष्मी और वो अपना नाम रखती है भक्तिन। और ये भक्तिन नाम जो है उसको किसने दिया और क्यों दिया, आपको ये बताना है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4,
दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व अपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्यों, इससे आप सहमत है या नहीं? ठीक है, जब बात की जाए इस कहानी की तब हमको एक मोड़ यहाँ पर दिखाई देता है कि जब भक्तिन की बहुत सारी बेटियां यानी 2-3 बेटियां उसको हो जाती है और यहाँ पर जो उसकी जेठानी होती है, जो उसके पति के बड़े भाई की पत्नी होती है, वो उस मतलब भक्तिन को और उसकी बेटियों को चूल्हा चौका तथा अन्य काम करने या खेत में काम करने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि उसकी जो जेठानी होती है उसके पुत्र होते हैं, जिसके कारण उसको ऐसा लगता है कि अब सारी संपत्ति की, सारी जायदाद की मालकिन अब वो हो जाएगी क्योंकि उसके पास में बेटे हैं। तो बात यहाँ पर पूछी गई है कि क्यों ऐसा होता है कि स्त्री ही स्त्री जो है आपकी दुश्मन हो जाती है, और ऐसा क्यों? तो हमको इसको एक्सप्लेन कर देना है बहुत अच्छे से कि इस कॉन्सेप्ट में हमें कहानी में जैसा कि बताया गया है कि भक्तिन की पुत्रियां होती है, उसकी जेठानी के पुत्र होते हैं, तो वो संपत्ति के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में इस तरह के कार्य करती है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। माफ कीजिएगा, अध्याय की ओर। अध्याय क्रमांक 11, बाजार दर्शन। यहाँ पर बहुत ही शानदार चित्रण बाजार दर्शन का और अपने मन पे कंट्रोल का। तब देख लेते हैं इसके प्रश्न और देखेंगे कि उत्तर कैसे लिखना है। बात करेंगे पहले प्रश्न की, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य को क्या क्या असर पड़ता है। यहाँ पर बात की जाती है बाजार का जादू से मतलब है कि जब बाजार में भीड़ आना जाना करती है, वहां पर खरीदारी बहुत ज्यादा अच्छी होने लगती है, जब कम होने लगती है, तो इस तरह के बातों का यहाँ पर वर्णन किया गया है और आपको इसी तरह का उत्तर लिखना है। फिर मैं कहूंगा कि एक बार ये जो निबंध, ये जो कहानी, ये जो एकांकी है, उसको आप पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको इन उत्तरों को, इन प्रश्नों के उत्तरों को कैसे लिखना है। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का वर्णन किया गया है, जिक्र है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न थोड़े कम आते हैं, पर मैं बताऊंगा ये प्रश्न को यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखने का मेरा क्या औचित्य है। पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन बंद हो या मन में नकार हो, यानी नहीं हो, नकारात्मक की भावना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्रश्न, ये वाला जो प्रश्न रखने का जो मेरा औचित्य है बेटा, वो सिर्फ इतना है, क्योंकि क्या होता है, ये प्रश्न इस प्रकार तो नहीं आएगा, पर यहां पर आ सकता है कि भैया मन खाली होने पर बाजार जाने या ना जाने के पीछे या के संदर्भ में इस पाठ में क्या कहा गया है, ये बताइए। या ये ऐसा आ सकता है कि मन खाली ना हो तब बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में इस पाठ में क्या कहा गया। या ऐसा आ सकता है कि मन बंद हो या मन में नकार हो तब इस पाठ में बाजार में जाने या ना जाने के संदर्भ में क्या कहा है। तो इससे किसी भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। बस यही औचित्य था मेरा कि आप इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि इस प्रश्न के साथ आप 4 प्रश्नों के उत्तर को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे, देख लेंगे इसी चैप्टर से आने वाले अगले प्रश्न को कि जेब से भरे होने और ना भरे होने पर मन की क्या दशा होती है। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही शानदार वर्णन किया है इस बारे में कि जेब के भरे होने और मन के भरे होने पर मन की क्या दशा होती है। जेब में जब पैसा होता है, जेब के भरे होने से मतलब है यहाँ पर जेब में पैसा रोकड़ा अच्छा होना चाहिए, और मन के भरे होने से मतलब है कि मन में जिज्ञासाएं, संतुष्टि इत्यादि चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऐसे वर्णन आपको कर देना है। अगला प्रश्न देखेंगे। लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। इस विषय पर या इस विचार से सहमत है, तर्क सहित उत्तर लिखिए। बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, जहां पर तर्क संगति वाली बात आ जाती है, अपने तर्क लिखने के लिए आ जाते हैं, तब थोड़ा सा आपको सोच समझ के इसका उत्तर लिखना होता है। अब यहाँ पर बात की गई है कि लेखक ने इस पाठ में संदेश किया है या संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती। कुछ ऐसी चीजें होती है
जहां पर हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है पर वो बहुत ज्यादा अधिक रेट में मिलती है, अधिक पैसों में मिलती है, और वो आवश्यकता हमारे पैसों का या हमारी मनोस्थिति का बहुत ज्यादा शोषण करती है, ना चाहते हुए भी हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह की बातों को आपको अपने हिसाब से अपना तर्क सम्मत उत्तर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की, माफ कीजिएगा अगले अध्याय की, अध्याय क्रमांक 12, काले मेघा पानी दे। ये भी अध्याय आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको मजा आ जाएगा। एक तो ये बहुत बढ़िया रोचक कहानी है, और साथ ही ये रोचक कहानी के साथ साथ जब आप कहानी पढ़ लेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं। लोगों ने लड़कों की टोली की मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना क्यों कही है? और यहाँ पर लिखा गया है इंद्रसेना। ठीक है, पाठ में भी इंद्रसेना को इंद्रसेना ही लिखा गया है। तो लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? क्योंकि बारिश के मौसम में वो लोग घूम रहे थे, है ना, तो मेंढक मंडली कहा गया। पर बारिश को सीधे सीधे इंद्र भगवान से जोड़ा जाता है, वरुण देवता से जोड़ा जाता है, इसीलिए उन लड़कों की टोली ने अपना नाम क्या रखा? इंद्र की सेना या इंद्र सेना रखा। ठीक है, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहरा? तो यहाँ पर एक कैरेक्टर आता है जीजी, जहां पर वो इंदर सेना जब उनके घर के आसपास आती है तब वो उनके ऊपर पानी फेंकती है, और ये एक रिवाज होता है, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ये देखा जाता है। ठीक है, तो जब उनसे सवाल किया जाता है कि जीजी आपने पानी क्यों फेंका है, तो वो किस तरह से अपना जो पानी फेंकना है वो सही ठहराती है, वो उस चीज के उत्तर को आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। गगरी फूटी बैल पिसाया, इंदर सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? तो यहाँ पर ये जो इंदर सेना है वो एक गाना गाते हुए निकलती है, जो आपके गलियों में से निकल रही है, एक गाना, एक लोकगीत गाते हुए निकल रही है कि गगरी फूटी बैल पिसाया। ठीक है, तो इस तरह का गाने के बोल है। अब इस गाने के बोल के साथ में हमें ये पूछा गया है कि इस गाने के बोल क्यों इंदर सेना उपयोग कर रही है, और इसमें जो बैल पिसाया यानी बैल का प्यासा होना की बात क्यों कही गई है? तो बेटा जब बारिश नहीं होती है तब बैल क्या, हर जीव प्यासा ही रह जाता है, बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको पानी समय पर नहीं मिल पाता है। तो इसी प्रकार से हमको अपना उत्तर इस प्रश्न का लिखना है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, तो इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या महत्व है? अब इस प्रश्न को जो है ये सीधे सीधे आपके जो पाठ दिया हुआ है, अध्याय दिया हुआ, उससे रिलेट नहीं करता है, पर इसको ऐसा बनाया गया है कि इंदर सेना वाली जो बात है वो इस अध्याय से रिलेट करी गई है, और उसके बाद फिर आपसे एक जनरल नॉलेज या एक आप कह सकते हैं कि आपकी तर्क शक्ति का यहाँ पर परिचय देने के लिए बोला गया है। उनने पूछा है कि इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? जैसा कि हम कहानी में देखते हैं कि इंदर सेना जब भी निकल रही है तो गंगा मैया की जय ये बोल करके ही निकलती है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया कि नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति में क्या महत्व है? तो हम जानते हैं कि हमारे जो भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे गंगा नदी को हम गंगा मैया कह के पुकारते हैं, माफ कीजिएगा, यमुना को हम यमुना माता कह के पुकारते हैं, नर्मदा को नर्मदा मैया कह के पुकारते हैं। तो इसी प्रकार हमको ये बताना है कि कैसे नदियां जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बनी हुई है, कैसे हमारा उनके प्रति आदर भाव है, सम्मान है, किन किन कार्यक्रमों में, किन किन आपके उत्सवों में हम नदियों की पूजा करते हैं, इस तरह से आपको बता देना है। ठीक है, अब चलेंगे भाई साहब अगले चैप्टर की ओर, अगले अध्याय की ओर, जो है अध्याय क्रमांक 13, पहलवान की ढोल या ढोलक, जो कि फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई शानदार, बहुत ही मजेदार और बहुत ही मार्मिक, मैं कह सकता हूं बहुत शानदार कहानी है। ठीक है,
चलेंगे, इससे भी आने वाले जो प्रश्न है वो देखेंगे। बहुत ही शानदार लिखी गई जो कहानी है। तो पहला प्रश्न बनता है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टेन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। जब आप बात करते हो तो यहाँ पर एक कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है, लुट्टन पहलवान या लुट्टेन पहलवान। तो उसके जीवन पे जितने मोड़ आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप ये कहानी पढ़ ले। जैसे ही आप ये कहानी पढ़ेंगे, इतनी रोचक है, एक तो पहले आपके बहुत ही शानदार आपको रोचकता यहाँ पर दिखेगी और आपको महसूस होगी, और ये कहानी पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों का बहुत ही आसानी से उत्तर दे देंगे। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा कोई गुरु नहीं, कोई गुरु पहलवान नहीं है, यही ढोल है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये, क्योंकि 2-3 सालों में ये देखने के लिए मिला है कि बार बार इसी तरह का प्रश्न या इसी प्रश्न को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा कोई गुरु, कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है ना? तो आपको ये जब आप कहानी पढ़ोगे तो इसका बहुत शानदार और मार्मिक वाक्य देखने मिलेगा। जब लुट्टन पहलवान ऐसा कह रहे हैं उस ढोल के प्रति, तो आप इसका उत्तर बहुत प्यारे शब्दों में लिख पाएंगे। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। अब शौक था उस बंदे का, बहुत शानदार कैरेक्टर है लुट्टन पहलवान। उसमें क्या होता है कि गांव में, उसके जो गांव है उसमें बहुत महामारी, एक बीमारी फैल जाती है जिसमें उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद भी वो अपने शौक को जारी रखता है, अपनी ढोल बजाता है। वो वैसे तो पहलवान होता है, कुश्ती का शौकीन होता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर अपना लिखना है जमा करके बढ़िया से। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है या होता था। तो ढोलक की आवाज जो थी वो पूरे गांव पर असर करती थी। जब जब ढोलक बजती थी तो लगता था लोगों की कोई, हाँ भाई लुट्टन पहलवान आ गए हैं। अब ये प्रश्न का उत्तर आपको आपके कहानी पढ़ने पर ही बहुत ज्यादा अच्छे से मिल पाएगा कि कैसे गांव का जो है पूरे गांव पर असर होता था जब जब लुट्टन पहलवान अपनी ढोलक बजाया करता था। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये आपकी विगत 2 परीक्षाओं में आ चुका है, 2022 में भी और 2023 में भी। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ध्यान से पढ़ लेना। एक बार कहानी पढ़ोगे तब आपको मजा आ जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख पाओगे। ठीक है। चलेंगे अगले चैप्टर की ओर। और आ गया है अध्याय क्रमांक 1, सिल्वर वेडिंग, जो है आपके दूसरी पुस्तक वितान भाग 2 से। और इससे 3 हमारे जो अध्याय है वो आने वाले हैं। एक है सिल्वर वेडिंग, दूसरा है जूझ, और तीसरा है आपका अतीत में दबे पांव। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम देखेंगे और समझेंगे कि इससे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पर आ जा रहा है हमारा पहला प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों, चर्चा कीजिए। तो ये भी एक बहुत मजेदार रोमांचक कहानी है जिसको आप पढ़ोगे तो आपको भी बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ गया था। क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को इंगित करते हुए इतने अच्छे से चित्रण किया गया है कि एकदम बहुत आदमी सोचने पे और मजबूर हो जाता है। ठीक है। यशोधर बाबू नाम के एक कैरेक्टर है इस कहानी में, जो थोड़े से पुराने विचारों को लेकर के जीते हैं। अपने पुराने ही कपड़े या पुराने स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, उनको ज्यादा चकाचौंध ज्यादा मतलब दिखावे की वो जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। पर इस पर बहुत सारे विवाद होते हैं इस कहानी के दौरान, उनके बच्चों से, है ना, उनकी पत्नी से। बेसिकली क्या होता है कि यशोधर बाबू जो है अपने पुराने विचारों के साथ जीना चाहते हैं, जबकि उनकी पत्नी कहती है कि वो थोड़ा सा मॉडर्न बने और ऐसा मतलब आधुनिकता की ओर थोड़ा सा अग्रसर हुए। पर नहीं हो पाता है। यशोधर बाबू जो है वो अपने रूढ़िवादिता में जीना चाहते हैं, जबकि जो पत्नी है उनकी वो समय के साथ में मॉडर्न हो जाती है या सफल होती है कहीं। हम कह सकते हैं कि कुछ
तरह से मॉडर्न होने में। तो आपको इस प्रकार लिख देना है इसका उत्तर। ऐसा क्यों है? क्योंकि रूढ़िवादिता को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो परंपरा को मानते हैं और थोड़े से पुराने ख्यालों में जीते हैं। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है समहाउ इम्प्रॉपर, ठीक है। वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस काव्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो ये बहुत मजेदार और रोचक चीज है कि एक व्यक्ति जो बहुत पुराने ख्यालों में जीता है, बहुत पुराने तरीके से रूढ़िवादिता वाले परंपरा को फॉलो करता है, पर एक तकिया कलाम उनके मुंह पर हमेशा रहता है समहाउ इम्प्रॉपर। तो यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात आ जाती है कि ये तकिया कलाम जो है, तकिया कलाम बेसिकली क्या होते हैं कि जो कोई व्यक्ति बार-बार उस शब्द का प्रयोग करे वो कहलाते हैं उसका तकिया कलाम। तो इस काव्यांश पर उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से आपको क्या संबंध बनता है? जब भी वो चकाचौंध देखते हैं, जब भी वो बहुत ज्यादा आधुनिकता देखते हैं, जब भी वो ज्यादा मॉडर्न चीजें देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस शब्द को उपयोग करते हुए उसका कुछ ना कुछ तर्क निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है और क्यों? तो एक कैरेक्टर आते हैं इसी कहानी के दौरान किशनदा करके, जो यशोधर बाबू के कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे मित्र है, या यशोधर बाबू जिन पे विश्वास करते हैं, जिनकी बातों को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं यशोधर बाबू जो है वो किशनदा की बहुत मान सम्मान करते हैं, और किशनदा भी अपने कुछ तरीकों से उनको बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं, उनकी जीवन को दिशा अच्छी देते हैं। तो इसको आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखिए। क्या होता है कि यशोधर बाबू जो है वो एक बहुत जो जिसके इर्द गिर्द ये कविता घूमती है, सिल्वर वेडिंग जो शीर्षक है इसका। तो सिल्वर वेडिंग देख करके ना बहुत भव्य शादी का तामझाम आयोजन होता है। तब भी जो है यशोधर बाबू को वो, अब रूढ़िवादी आदमी है, परंपरा से ग्रसित आदमी है, अपनी सोच से ग्रसित आदमी है, उनको वो चीज इम्प्रॉपर यानी अव्यवस्थित लगती है, जबरदस्ती का खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा मॉडर्न चीजें लगती है, तो उनको मजा नहीं आता है। इसलिए उनके बिहाफ पर पूछा गया है कि समहाउ इम्प्रॉपर कैसे है, और उनको ये सही ना लगते हुए भी कैसे संतोषजनक रही, ये बात यहाँ पर चर्चा की गई, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, माफ कीजिएगा अगले अध्याय की ओर। अध्याय क्रमांक 2 जूझ, है ना। अब ये जो जूझ है वो बहुत ही शानदार साहित्य है, और यहाँ पर हमको प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? तो ये आपको जब आप ये साहित्य पढ़ेंगे, जब ये आप कहानी एकाकी पढ़ेंगे, तब आपको बहुत ही मजे से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे ले, लेखक जो है वो कविता के पहले बहुत ज्यादा प्रति लगाव किया करते थे, उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक का जो धारणा थी, जो मानसिकता थी वो बदल गई। तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। जूझ जो है शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करे कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो जूझ जो है, जूझ का मतलब क्या होता है? संघर्ष होता है आपका। अगर हम सादी भाषा में कहें तो संघर्ष जो है, इस जूझ का अर्थ होता है। तो आपको बता देना है कि कैसे ये जो शीर्षक है वो लेखक के जीवन पर प्रभाव अपना दर्शाता है, और किस तरह ये सूट करता है ये शीर्षक इस कहानी को। तो यही आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 2-3 कैरेक्टर है, जो लेखक स्वयं एक कैरेक्टर है, दत्ताजी राव उनके पिता, इस तरह का। और पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अपनी कविता को लेकर के उनका सबका अपना अपना एक नजरिया, अपना अपना एक तर्क था। वही आपको पढ़ करके आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, ठीक है। चलेंगे अगले अध्याय की ओर। अध्याय क्रमांक 3 अतीत में दबे पांव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है ये अध्याय, क्योंकि ये अध्याय हिंदी के साथ साथ ही आपके हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी
हिस्ट्री यहाँ से आपकी बहुत ज्यादा बताई गई है। ये चर्चा है मोहनजोदाड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था, उसके बारे में, उसकी खुदाई में मिले हुई चीजों के बारे में, उसके समाज के बारे में, उस तत्कालीन समय के व्यापार, उस तत्कालीन समय के सारी चीजों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला है मोहनजोदाड़ो की बड़ी बस्ती के बारे में विस्तार से बताइए। तो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा, ये असल में ये कहानी तो है नहीं, ये अपना एक यात्रा वृत्तांत है बेसिकली। तो ये जब वृत्तांत आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मोहनजोदाड़ो की जो बस्ती थी, सबसे बड़ी बस्ती थी, वो किस तरह थी। ठीक है, उसमें किस तरह के घर थे, किस साइड उन घरों के दरवाजे थे, किस तरह से रोड बनी हुई थी, ये आपको बता देना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, खुदाई के दौरान मोहनजोदाड़ो से क्या-क्या मिला? तो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। मैं मानता हूँ कि 8वीं, 9वीं, 10वीं तक आपने जो इतिहास पढ़ा होगा, भारतीय इतिहास पढ़ा होगा, उसके शुरुआती कुछ चरणों में आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में पता होगा। कांस्य की मूर्तियां मिली है और बहुत सारी लिपियां जो भी मिली है और बर्तन मिले हैं, शहर मिला है, पूरा स्नान गृह इत्यादि चीजें मिली है, आपको उनको डिटेल में बताना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, लेखक के मोहनजोदाड़ो की नगर योजना की तुलना आज के नगरों से किस प्रकार की है? तो जब आप ये यात्रा वृत्तांत जो है पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लेखक ने कितने तर्क संगत बातों में मोहनजोदाड़ो के शहर और आजकल के शहर जो है उनके बीच में कंपैरिजन किया है, उनके बीच में जो है क्या किया है, तुलना की है और बताया है कि कैसे मोहनजोदाड़ो और आज के शहरों का जो विस्तार है, आज के शहरों की जो प्लानिंग है, वो किस प्रकार भिन्न है या अलग-अलग है। ठीक है? चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, मोहनजोदाड़ो के घरों की क्या विशेषता थी? और ये आपके 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको भी पढ़ लेना। ठीक है? तो मोहनजोदाड़ो के घरों की व्यवस्था क्या थी? आपको ये बता देना, क्या विशेषता थी, ये बता देना है। बहुत ही ध्यान से आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा इसको भी पढ़ने में। चलिए, अब आ जाते हैं बेटा लेखक परिचय में। अब हम देखेंगे कि वो क्या इंपॉर्टेंट लेखक परिचय है जो हमको पढ़ने के लिए यहाँ पर मतलब हमें अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये प्रश्न जो है आपके 4 मार्क के लिए आ जाता है। बाकी मैंने अपने लेक्चर में लेखक परिचय के बारे में बताया कि किन किन पॉइंट्स को लेखक परिचय को लिखते समय आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। तो बहुत जल्दी शुरुआत करते हैं, जल्दी-जल्दी इसमें लेखक परिचय को हम देखेंगे। बेसिकली मैं उन लेखकों के नाम बता दूँगा आपको, बाकी आप पढ़ लेना। बहुत ही शानदार तरीके से आपको लिखना है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। चलिए, तो देख लेते हैं। पहला देखेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेखक हो जाती है यहाँ पर, तो इनके बारे में पढ़ लेना है बहुत ध्यान से। उसके बाद आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इनके बारे में भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। चांसेस है कि इनके बारे में जीवन परिचय लिखने के लिए आ जाए। उसके बाद आते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी और अगले आते हैं धर्मवीर भारती। इन चारों को इसलिए यहाँ पर रखा गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेखक हो जाते हैं, तो इनके एक-एक बार आप जीवन परिचय को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे अब कवि परिचय के तरफ। कवि परिचय देखेंगे, 4 कवियों के नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि हो जाते हैं और बार बार इनके बारे में आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए पढ़ लेना है। हरिवंश राय बच्चन को, उसके बाद रघुवीर सहाय को, उसके बाद तुलसीदास जी को और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक है, इनके देख लेना है एक बार जीवन परिचय या लेखक परिचय जिसको हम बोल सकते हैं, उनको देख लेना है। ठीक है, अब बात करेंगे पत्र लेखन की, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आते हैं। ये भी आपको 4 मार्क के लिए देखने मिल जाते हैं आपकी परीक्षा में। अब इसमें फंडा ये है बेटा कि अनौपचारिक और औपचारिक दिए होते हैं, तो इनको अथवा में दिया जाता है, आपको किसी एक को लिखना होता है। ठीक है, तो बढ़िया से फॉर्मेट आप लोग पढ़ लेना है, इनको एक एक करके देख लेना। तो यहाँ पर 4 मैंने टॉपिक दिए हुए, इनको ध्यान से देख लेना, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला आता है औपचारिक पत्र में, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका नगर निगम आयुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये दोनों आ जाते हैं औपचारिक पत्रों की कैटेगरी में। उसके बाद देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र में, अपने मित्र अमन को बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए। और दूसरा पत्र आ जाता है आपका
परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो दोनों इन चारों को आपको पढ़ लेना है बहुत ही ध्यान से, इनमें से एक कोई भी आ सकता है, ठीक है? चलेंगे। अब बात करेंगे निबंध लेखन की। तो 4 टॉपिक यहाँ पर दे रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक में से आएंगे आपके निबंध वाले प्रश्न, और इनको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, इनका फॉर्मेट देख लेना, कैसे प्रस्तावना लिखनी है, कैसे बाकी सारे पॉइंट्स बनाने हैं, और अंत में आपको क्या लिखना है, उपसंहार लिख करके ये खत्म करना है, ठीक है? तो पहला है भैया, राष्ट्र निर्माण में छात्रों या युवाओं का योगदान, इस तरह से आ सकता है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, आपकी परीक्षा में विगत वर्षों में पूछा गया है। उसके बाद देखेंगे इंटरनेट का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये भी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, आपके परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और चौथा आ जाता है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। वैसे तो ये सारे जो है आपके परीक्षा में विगत वर्षों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए संभावना है कि ये इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं काव्य बोध व्याकरण की, यानी जो काव्य वाला हमारा पोर्शन है, उससे कौन कौन से व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला आ जाता है भैया रस, रस की परिभाषा और उसके प्रकारों को 100 उदाहरण समझाइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है रस क्या है, उसके बाद या क्वेश्चन आ सकता है रस के किसी एक प्रकार को समझाइए या उसको, और जब भी आप लिखते हैं इसका उत्तर तो आप उदाहरण लिखना ना भूले। कृपया आप उदाहरण को बहुत ध्यान से पढ़ें, उदाहरण को याद कर लें, इनका उदाहरण लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे समझ में आता है कि आपको कितनी अच्छी समझ है भाषा की, कितना अच्छा ज्ञान है भाषा का, ठीक है? प्रश्न क्रमांक 2 पूछ रहा है अलंकार क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन 100 उदाहरण कीजिए। तो अलंकार के बारे में भी आपको पढ़ना है, अलंकार को पढ़ने के साथ साथ उसके प्रकार पढ़ने हैं और उसका उदाहरण भी याद रखने हैं, ठीक है? उसके बाद आता है छंद एवं उसके प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपको छंद भी देख लेना है, छंद की परिभाषा देख लेनी है, उसके उदाहरण देख लेने हैं, उसके प्रकार देख लेने हैं, और स्पेशली एक बात मैं आपको और इम्पोर्टेंट इसमें बताऊं कि रुबाइया देख लेना है एक बार। ऐसा लग रहा है कि रुबाइया जो है वो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, रुबाइया छंद जो है, क्योंकि ये चैप्टर में भी है आपको इस बार आया हुआ और इसमें छंद में भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 काव्य के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो काव्य क्या होते हैं, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, इनके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ लेना, एक एक दो दो उदाहरण देख लेना, ठीक है? उसके बाद आता है बिंब विधान को संक्षेप में समझाइए। वैसे तो मैं ये देख रहा हूँ 2-3 वर्षों से बिंब विधान के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी इंक्लूड किया है यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत। तो एक बार इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ लेना, शायद इस बार इसमें आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, ठीक है? अब बात करेंगे बेटा भाषा बोध से आने वाले व्याकरण की ओर चलेंगे, और भाषा बोध से आने वाले व्याकरण की बात करेंगे। प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। पहला है शब्द शक्ति एवं शब्द गुण को समझाइए। तो शब्द शक्ति और शब्द गुण यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद शब्द प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो जब शब्द शक्ति और शब्द गुण पढ़ेंगे आप तो शब्द के प्रकार भी देख लेंगे, तो उनको भी आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। उसके बाद है वाक्य परिचय एवं वाक्य के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं, वाक्य का क्या परिचय है, परिभाषा क्या है, ये पढ़ लेना है, ठीक है? उसके बाद आता है बेटा मुहावरे और लोकोक्तियों का साउदाहरण वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया जाना बहुत जरूरी था क्योंकि मुहावरे और लोकोक्ति से आपको 1 या 2 मार्क के लिए प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। कई बार इनकी परिभाषाएं पूछ ली जाती है या कई बार कुछ मुहावरे देकर, लोकोक्ति देकर बोल दिया जाता है कि इसको अपने शब्दों में इससे वाक्य बनाइए। तो इसीलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके मार्क तो पक्के हो ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है? उसके बाद प्रश्न 5वां आता है राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा को समझाइए। इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि पिछले वर्षों में मैं 2-3 बार से देख रहा हूँ, 2-3 वर्षों से देख रहा हूँ कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा या भाषा से संबंधित एक प्रश्न तो बन ही बन रहा है। तो यहाँ से आपका यहाँ पर मार्क नहीं कटने चाहिए, ठीक है? तो बात खत्म कर देते हैं। अब इस वीडियो को खत्म करने का समय आ गया है क्योंकि परीक्षा नजदीक है। अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा तरीके से आपको ध्यान देना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं इस लेक्चर के दौरान, उनको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अपनी जो पढ़ाई है वो हमारे साथ यानी हरिविहान के साथ आप और भी ज्यादा मजबूत कीजिए। इसी तरह के वीडियोस को मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।